क्या हाल चाल है बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे सर बोर्ड की तैयारी कैसे करें, नीट कैसे मैनेज करें और जेई को कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा था, जैसे आज मैं एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो आज उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी थ्योरी वाला पार्ट्स है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर इसके जस्ट इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें कुछ जो पीवाईक्यूज हैं बोर्ड के वो रहेंगे। ठीक है, फिर नीट के कुछ पीवाईक्यूज रहेंगे, तो फिर जेई के भी कुछ पीवाईक्यूज रहेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड का डिस्कशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम लोग बोर्ड के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि अभी रिसेंट में 1 महीने बाद एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उस वीडियो के बाद हम लोग नीट के क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद जेई के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी चैप्टर है और बहुत कम लोग इसको प्रिफर्ड करते हैं। लोग बोलते हैं पढ़ लेना खुद से, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। और मैं देखा यूट्यूब पे भी कहीं हर जगह बहुत अच्छा कोई ऐसा वीडियोस मिला नहीं है मुझे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियाई। ठीक है, तो न्यूक्लियाई के बारे में जानते हैं कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अपना एक एटम होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये एटम हो गया, तो ये न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो देखते हैं। तो याद है जब हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रहे थे, जब हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रहे थे बेटा, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर इस तरीके का कोई एटम हो गया, मान लो इस तरीके का कोई एटम हो गया, तो वहां से एटम से यहां एकदम इस तरीके से देखो, तो ये जो है, ये कुछ ऐसा, शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, दिख रहा होगा, इस तरीके का कुछ एक, इसका सेंटर पे जो है वो न्यूक्लियस होता है। जैसे यहां रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बताया कि यहां से अगर हम अल्फा पार्टिकल का बम्बॉर्डिंग करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल जो है यहां से इस तरीके से जाकर और कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर ये और डिफ्लेक्ट होता है, फिर यहां वाला जो और डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से जो बम्बार्डिंग करते हैं तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन होता है, और कुछ जो रेज है, अल्फा रेज है, वो अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं ऐसे। ठीक है, जो गोल्ड फॉइल पे रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जब हम बॉम्बार्डिंग करते हैं तो ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आए और क्या हो गए, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होके चले गए। लेकिन बहुत ऐसा समझो 1000 में अप्रॉक्स 1, ठीक है, ऐसा एक रे जो कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ, जिसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हुआ, वो यहां से ऐसे ही गया और सेम पाथ पे वापस आ गया। तो उनको लगा कि यार यहां कुछ तो है जो इस अल्फा रेस को टोटली रिफ्लेक्ट कर दे रहा है या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये यहां से कॉन्सेप्ट आया कि एटम के बीच में कहीं ना कहीं सेंटर में एक ऐसा कुछ ऐसा है जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। हम पूरा ये चैप्टर इस छोटे से नन्हे से पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, ये है तो छोटा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी है जो आज तक लोग रिसर्च कर रहे हैं, आज तक इस बहुत सारी चीजें खोजा जाना अभी बाकी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एटम का पार्ट है। एटम के ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है न्यूक्लियस, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले आपको हमने बता दिया कि ये जो एटम होता है, इस एटम में इस एटम में ठीक है, इस एटम में इसका बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बहुत छोटा सा पार्ट न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की,
अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, ये अब मैं इसको जूम करके बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको जूम कर रहा हूं, इसको देखो मैं इसको जूम कर रहा हूं भाई, अब मैं इसको जूम कर रहा हूं। तो जब इसको हम जूम करेंगे तो देखो क्या होगा कि इसमें ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमें जो अभी तक पढ़ना है वो हमें दो चीजों को पढ़ना है, कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, इस तरीके से अपना साथ में रह रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ऐसा। तो ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा बोल दे कि क्या न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रहना मस्ट है, दोनों का रहना मस्ट है? तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो वहां पे न्यूट्रॉन नहीं आता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों हो सकते हैं या कोई एक हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि दोनों साथ में रहे, मस्ट नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन किसी स्टेटमेंट में बोलता है कि इन न्यूक्लियस देयर इज अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मस्ट बी, देन इट इज रॉन्ग। तो हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियस में या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा या दोनों होंगे, ठीक है। मस्ट अगर कहीं बोला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को होना मस्ट है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम केस में यही पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और कभी कभी ये चीज स्टेटमेंट में दे देता है कि इट इज मस्ट, वो पूछता है कि क्या ये मस्ट जरूरी है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ में रहे। तो बेटा ऐसा नहीं है। अगर सोचो हाइड्रोजन एटम की बात करें तो वहां तो सिर्फ प्रोटॉन होता है, वहां न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, प्रोटॉन होता है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियस वो प्लेस है एटम का जहां पे या तो न्यूट्रॉन हो या तो प्रोटॉन हो या तो दोनों साथ साथ हो, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से ये सारी चीजें रहता है। अब कैसे रहता है, क्यों रहता है, किस तरीके से रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो पूरे एटम का अगर हम पूरे एटम की बात करें तो तीन चीजें हैं, तीन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें पढ़ना है। तीन, सबसे पहले की बात करें तो ये है पहला नंबर इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आता है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि सब लोग जानते हैं भाई इलेक्ट्रॉन को, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो आता है प्रोटॉन, और तीसरे नंबर पे बात करें तो वो आता है न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनके मास की, फिर हम बात करेंगे इनके चार्ज की, ठीक है। तो अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, सबको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -27 kg। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, तो ये हो जाता है प्लस, सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये मुझे लगता है कि 11 से लेकर 12 तक कम से कम 100 एंड एबव बार इसको पढ़ चुके होगे और ये याद हो चुका होगा तुम्हें। तो यहां पे बहुत ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, बस जनरल नॉलेज है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग लगभग सेम होता है। ये होता है 1.66 और ये होता है 1.67, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम ये बोलेंगे कि इन दोनों का मास सेम होगा। हम बोलेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है तो हम दोनों के मास को सेम मान लेंगे, और यहां पर इसका चार्ज क्या हो जाता है, 0। इसका चार्ज क्या हो जाता है, 0। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है एटम्स के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, न्यूक्लियस में कौन होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन या दोनों होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है यहां से हम जो है अब स्टार्ट करते हैं कि यार ये जो मास है
जो अभी हमने ये देखा, कि जो मास है, मास किस में है, ये केजी में है। अब हम बात करते हैं मास का एक नया यूनिट होता है एएमयू। जब बहुत छोटा जो मास होता है उसको हम लोग बार बार इतना -27 -31 ऐसे लिखने से हम लोग बचे, और उसको हम लोग लिखते हैं एएमयू में। ठीक है, तो मास का एक नया यूनिट आ गया एएमयू। एएमयू को हम लोग डिफाइन करते हैं, एएमयू को हम लोग डायरेक्ट यू भी बोलते हैं, एएमयू को हम लोग डायरेक्ट यू भी बोलते हैं। तो यू को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, मास ऑफ वन कार्बन एटम, वन C12 एटम डिवाइड बाई 12, मास ऑफ वन कार्बन एटम C12 एटम डिवाइड बाई 12। अब जो बेटा इसका एग्जैक्टली मास आता है, ठीक है, जो एग्जैक्ट मास आता है, इसे हम लोग बोल सकते हैं 1 AMU, या यहां पे लिख देते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू, जो एग्जैक्टली यहां पे जब हम मास रखते हैं कार्बन का एक्सपेरिमेंट से और उसको डिवाइड बाई 12 करते हैं, तो जो एग्जैक्टली मास आता है, ठीक है, वो मास मैं आपको बताता हूं कि कितना आता है। वो एग्जैक्टली जो मास आता है बेटा, वो आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, -27 kg। अब ये एग्जैक्ट मास है, अब लेकिन हम लोग अगर देखें तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है तो हम लोग इसको कलेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में सोचो, जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया तब तो ठीक है। क्वेश्चन में अगर दे दिया कि मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू इज इक्वल टू, मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू इज इक्वल टू 1.007 1.00727, ठीक है, एएमयू, या फिर सॉरी, मास ऑफ न्यूट्रॉन को बोल देगा 1.00865 यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोल देगा 0.000549 यू। ठीक है, ये तुम्हें याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ये याद करने का जरूरत नहीं है बेटा। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या शॉर्टकट अपनाते हैं, देखो शॉर्टकट क्या लिखेंगे, शॉर्टकट से लिखेंगे कि भाई देखो मास ऑफ वन एटम, वन कार्बन एटम, अब मास ऑफ वन कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं भाई बताओ, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं प्लस 6 न्यूट्रॉन होते हैं डिवाइड बाय 12। अब हमें पता है कि इनका मास और इनका मास लगभग लगभग सेम होता है, तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 12। ये मैं अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा हूं। अब ये ज्यादातर यूज हम लोग ये वाला करेंगे, ये तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया हो, तब यूज करेंगे ये वाला पार्ट, एग्जैक्टली ये वाला पार्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग इसको शॉर्टकट से जाएंगे। हमें पता है कि मास ऑफ वन कार्बन एटम डिवाइड बाय 12 कर दें, तो मास ऑफ वन कार्बन एटम में क्या होगा, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मानेंगे। कार्बन एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मानेंगे, तो हम लोग ये मानेंगे कि 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन है। दोनों को ऐड करोगे तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को लगभग लगभग सेम मान लो, तो क्या हो जाएगा 12 मास ऑफ प्रोटॉन, 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा भाई 1 AMU, तो मास ऑफ प्रोटॉन is approximately is equal to mass of neutron is equal to 1 AMU।
यू। आया समझ में? तो ये है शॉर्टकट मेथड, ठीक है, जिसे हम 90%, 95%, 99% जगह पे यूज करेंगे। ये क्या है बेटा? ये है जब हमें क्वेश्चन में कुछ देगा ऐसा कुछ, तब हम इसको यूज करेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, खुश रहो कि 1 AMU मतलब 1 प्रोटॉन का मास, 1 AMU मतलब 1 न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझेंगे। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर किसी एटम का सिंबल दिया हुआ है, मान लो किसी एटम का सिंबल इस तरीके से दिया हुआ है, देखो इसका मतलब क्या होता है। मान लो ये कोई एटम में लिखा हुआ है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है, नियॉन, आर्गन, कुछ भी हो जाए। तो यहां पर कोई भी ऐसा एटम का सिंबल दिया हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है Z और यहां पे लिखा हुआ है A, यहां पे लिखा हुआ है Z और यहां पे लिखा हुआ है A। तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि Z क्या होता है। Z होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, Z को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? ये क्या रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। या अगर कोई न्यूट्रल एटम है, अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? बराबर, फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम। ठीक है, अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया। अब हमें ये बताओ सर कि ये ए क्या है? ये तो समझ में आ गया कि जेड क्या है। अब ये बताओ कि ये ए क्या है? ए। तो ए के बारे में अगर हम चर्चा करें, ए के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ए जो है इसको बोलते हैं मास नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर। ठीक, अब मास नंबर क्या होता है भाई? तो अगर हम इसको बोले कि मास ऑफ वन एटम, इसको बोल सकते हैं मास ऑफ, अगर ऐसे देखें एएमयू में देखें तो अगर हम लोग बोले मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एएमयू, एएमयू। कोई गलत नहीं होगा, शॉर्टकट में अगर हम लोग देखें एएमयू बोल देंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, एएमयू बोल देंगे तो कोई गलती नहीं होगी। मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एएमयू। और अगर हम लोग इसको ऐसे भी बोल दे कि मास ऑफ वन मोल एटम, वन मोल एटम इज इक्वल टू ए ग्राम, मास ऑफ वन मोल एटम ए ग्राम, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये अप्रोक्सीमेटली है लेकिन ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एएमयू बोल देंगे। क्यों बोल देंगे भाई? क्योंकि ये जो ए होता है ना, ए होता है ना, एक्चुअल में जो ए होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये उसको बोलते हैं ए। तो अगर सोचो कि न्यूट्रॉन को एन बोल दे, एन, इसको बोल दे एन, और इसको बोलते हैं जेड, इसको बोलते हैं जेड, तो हम लोग ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं जेड प्लस एन, जेड प्लस एन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए माइनस जेड। बोलो भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस जेड। क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। ठीक है, तो अगर यहां पे तुमसे कोई पूछ दे नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, मास ऑफ वन एटम ए एमयू, मास ऑफ वन मोल एटम ए ग्राम,
और तुम्हें पता है 1 AMU इज इक्वल टू समथिंग, अगर 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 यहां पे देखा जाए A AMU को और इलोबरेट किया जाए तो ये A AMU को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A इंटू 1 AMU का जो मास हुआ था, 1 AMU का जो मास आया था, ये लिख सकते हैं। या अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, या A इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, तो ये पूरी कहानी है। अगर हमें सिंबल दिया हुआ है तो ये पूरी कहानी है एटम्स की। अगर हमें सिंबल दिया हुआ है तो ये पूरी कहानी किसकी है? एटम्स की। अब हम फिर से बात करेंगे एटम के न्यूक्लियस के बारे में। अब हम फिर से बात करेंगे एटम के न्यूक्लियस के बारे में। देखो क्या होता है कि कोई एटम होता है ना, कोई न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है भाई। तो जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक मास पे। जैसे x इज इक्वल टू जेड और ये a है ना, तो जो रेडियस डिपेंड करेगा वो a पे डिपेंड करेगा। रेडियस डिपेंड करेगा a पे, ए को क्या बोल सकते हैं? ए को बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। ए को बोल सकते हैं कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एटम, इट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एटम। ए को हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम इन एएमयू, एएमयू। हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है। अब जो ये रेडियस है इसका, किसका रेडियस भाई? एटम का नहीं। सो रहे हो क्या यार? किसका न्यूक्लियस होगा? ये न्यूक्लियस होगा, बोलो बोलो बोलो, ये न्यूक्लियस होगा, सॉरी ये रेडियस होगा किसका? न्यूक्लियस का। तो ये जो रेडियस है ये रेडियस है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस का रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस, तो इसको हम लोग आरएन बोल देते हैं, न्यूक्लियस का रेडियस है। तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है, न्यूक्लियस का जो रेडियस है, अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस है वो उसका जो रेडियस है वो डिपेंड करता है, R is proportional to A के पावर 1/3, R is proportional to A के पावर 1/3। A क्या है भाई? A for एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, A for एटॉमिक मास। ठीक है, या मास नंबर ऐसे बोल सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा A के पावर 1/3। तो R इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R0, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, A के पावर 1/3, A के पावर 1/3। तो R0 क्या होगा बेटा? R0 हो जाएगा 1.2 इंटू 10 के पावर -15। R0 का वैल्यू आएगा, R0 का वैल्यू आएगा 1.2 इंटू 10 के पावर -15। ठीक है, अब देखो ये जो एक्चुअल में ना बेटा, देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस, जो एटम होता है ना, एटम, एटम का जो रेडियस होता है, यहां पे मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज की बात कर दूं। अगर जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो एटम है ये, ठीक है, एटम है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, बहुत बड़ा बना दे रहा हूं मैं वैसे, ठीक है, मैं इसको छोड़ दो, छोड़ो। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, अगर इसके रेडियस को हम लोग आर एन बोल दें और इसके रेडियस को हम लोग आर ए बोल दें, एटम के रेडियस को आर ए बोल दें, तो आर ए जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। मतलब 10 के पावर -10 अप्रोक्सीमेटली, ये कितना होता है इसका जो रेडियस होता है, ये तो 10 के पावर -10। और जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है बेटा वो होता है 10 के पावर -15 के आसपास, 10 की पावर -15 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, इसको हम लोग फर्मी मीटर भी बोलते हैं। ये एंगस्ट्रॉम हो गया,
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10⁻⁻15 को फर्मी मीटर भी बोलते हैं। तो ये इतना डिफरेंस है, सोचो ये 10⁻⁻10 मीटर है, ये 10⁻⁻10 मीटर है, और ये है 10⁻⁻15 मीटर। इतना छोटा है न्यूक्लियस, इतना छोटा है न्यूक्लियस। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कर देंगे तो ये आएगा लगभग लगभग, देखो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 10⁻⁻15, तो ये आ जाएगा 10⁻5। मतलब रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इंटू 10⁻5। इतना बड़ा है। अगर सोचो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मान लो 1 मीटर है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 1 मीटर है, तो रेडियस ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 10⁵ मीटर, मतलब 1 लाख मीटर। 1 मीटर और 1 लाख मीटर बेटा, 1 मीटर और 1 लाख मीटर, सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। तो इतना छोटा न्यूक्लियस होता है एटम में, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है एटम में। ठीक है, ये रहा जनरल नॉलेज की बात, ये रहा जनरल नॉलेज की बात। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जो रेडियस आता है वो किसके प्रोपोर्शनल आता है बेटा, a के पावर 1/3 के, a के पावर 1/3 के। तो ये रेडियस हो गया, और r नॉट का वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ठीक, तो ये आ गया। अब हम बात करते हैं मास की। तो रेडियस के बाद अगर हम मास की बात कर दें, या पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम अब हम लोग इसको मानेंगे, न्यूक्लियस को क्या मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं। न्यूक्लियस को क्या मानते हैं बेटा, स्फेरिकल मानते हैं। तो इसका जो मास आएगा बेटा, सॉरी इसका जो वॉल्यूम आएगा, इसका जो वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम बताओ स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, बताओ। चलो, तो वॉल्यूम होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई, और इसका अगर हम लोग क्यूब करें, अगर इसका हम लोग क्यूब करें तो क्या होगा बोलो, आर नॉट का क्यूब इंटू, इसका क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ये आ गया वॉल्यूम, ये क्या आ गया, वॉल्यूम। अब बात करते हैं मास की, अब बात करते हैं मास की। तो अगर मास की बात करें तो मास हो जाएगा, अगर हम ग्राम में बात करें तो ये हो जाएगा ए ग्राम। क्या हो जाएगा बेटा, ए ग्राम, ए ग्राम। ठीक है, अगर मास ऑफ वन एटम की बात करेंगे तो ए ग्राम नहीं होगा बेटा। अगर मास ऑफ 1 एटम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम यू, ए एम यू, या ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेडियस की बात हो गई, वॉल्यूम की बात हो गई, सर मास की बात हो गई। अब अगर हम बात करें, अब हम बात करें किसकी बात करेंगे, डेंसिटी की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो जब भी डेंसिटी का डेरिवेशन करने के लिए आएगा तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, या सीधा सीधा यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर डेंसिटी का डेरिवेशन करने के लिए आ रहा है बेटा तो हम लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कहां से, यहां से, यहां से। ठीक है, अगर डेंसिटी का डेरिवेशन करने के लिए आ रहा है तो डेंसिटी का डेरिवेशन, डेंसिटी का जो डेरिवेशन है बेटा, ठीक है, यहां से स्टार्ट करो। यहां से स्टार्ट करो, इससे क्या होगा कि तुम्हें यह पता चल जाएगा। अच्छा, जब भी बनाओ तो फिगर भी बनाओ। ठीक, तो ये हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करो। तुम्हें पता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 3, इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसको लिखना जरूरी नहीं। फिर लिखो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब वॉल्यूम ये हो जाएगा। मास हो जाएगा ए एम यू, और ए एम यू क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब बात करते हैं डेंसिटी की, अब बात करते हैं अगर डेंसिटी की, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू मास को हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई, ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई, यहां पे वॉल्यूम पे लिखेंगे 4/3
पाई आर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे बेटा, आर क्यूब की जगह लिखेंगे आर नॉट का क्यूब इंटू ए, और नॉट का क्यूब इंटू ए। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो ए है और ये ए है कट गया, तो क्या बचा, तो बचा रो इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई, या 3 ऊपर लेके जाओ, 4 पाई आर नॉट का क्यूब। और यहां पे देखोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन तुम्हें पता है, आर नॉट तुम्हें पता है, ठीक है, आर नॉट का वैल्यू तुम्हें पता है, ये सब का सब कांस्टेंट है, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है बेटा। तो ये हो जाएगा रो हमेशा कांस्टेंट होगा, रो हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर ऑल न्यूक्लियाई, फॉर ऑल न्यूक्लियाई, फॉर ऑल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो रो होगा हमेशा कांस्टेंट, और जो रो का वैल्यू आता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब का आता है, जो का वैल्यू आता है डेंसिटी का, वो आता है 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में बेटा, 1 मीटर क्यूब में अगर देखोगे तो कितना केजी होगा, 10 के पावर 17 केजी, 10 की पावर 17 केजी, सोच पा रहे हो। 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में पानी की अगर बात करें तो 1 मीटर क्यूब में पानी का जो वैल्यू होता है वो होता है 1000 केजी, 1000 केजी, 10 की पावर 3 केजी, इसको हम लोग बोल सकते हैं 10 की पावर 3 केजी। अगर पानी हो गया 1 मीटर क्यूब भर दे तो होता है 10 की पावर 3 केजी, और न्यूक्लियस में है 10 की पावर 17 केजी। मतलब सोच रहे बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा है। 1 मीटर क्यूब देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि अर्थ के मास से भी ज्यादा हो गया। अगर 1 मीटर क्यूब का न्यूक्लियस होगा तो अर्थ के मास से भी ज्यादा हो जाएगा, सोच पा रहे हो। इसीलिए इसीलिए लोग बोलते हैं कि ब्लैक होल और तमाम चीजों में बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन होता है, क्योंकि वहां की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस के जैसा कुछ ऐसी डेंसिटी है। तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बहुत छोटे मास का भी, छोटे वॉल्यूम में भी बहुत ज्यादा मास होता है, और ज्यादा मास होने की वजह से ग्रेविटेशन ज्यादा होता है, ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होता है, ठीक। तो ये हो गया, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है बेटा, बिल्कुल कांस्टेंट होता है। न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। इसका वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, इसका वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है। रेडियस किस पे डिपेंड करता है, ए के पावर 1/3 पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेडियस किस पे डिपेंड करता है, तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, बताओ, ए के पावर 1/3 पर, ए के पावर 1/3 पर, इसको समझना पड़ेगा बेटा। और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है बेटा, ए पर। तो हम लोग ये यहां पे अगर लिख लें ऐसे, यहां पर ऐसे लिख लें कि यहां पे इस तरीके से एक जगह पे ऐसे लिख लेते हैं कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 के पावर 1/3। यहां से क्वेश्चन बनता है A1/A2 के पावर 1/3। और अगर V की बात कर दे कि V इज प्रोपोर्शनल टू A होता है, तो V1/V2 इज इक्वल टू A1/A2, A1/A2। अगर रो की बात करते तो रो इज प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 0। रो तो कांस्टेंट है ना यार, तो रो तो डिपेंड ही नहीं करता है। तो रो1/रो2, 2 रो 1/रो2 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 1/1। किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम के लिए डेंसिटी रो1/रो2 क्या हो जाएगा बेटा, 1/1। आया, आया, चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो ये चीजें यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, अभी तक जो हमने पढ़ा, जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। A1 दे देगा, A2 दे देगा, R1 दे देगा, R2 पूछ लेगा, V1 दे देगा, V2 पूछ लेगा, ठीक है। ज्यादातर जो मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन बनने का वो ये है, मैक्सिमम चांस जो क्वेश्चन बनने का है वो ये है।
मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन बनने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां से ये चीजें हो गई। अब पढ़ते हैं आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और न्यूक्लाइड क्या होता है। देखो यहां से ना ऐसा क्वेश्चन एक 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ देगा। क्या पूछ देगा? 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछ देगा कि बताओ आइसोटोप और आइसोबार क्या होता है, या आइसोटोन क्या होता है। तो आइसोटोप उन एलिमेंट्स के, दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, दो दोस्तों को बोलते हैं। ऐसे समझो, दो दोस्त जो है, ठीक है, दो दोस्त, मान लो ये x है और ये भी x है, लेकिन इनका ये z तो सेम है, इनका z तो सेम है, लेकिन इनका a1 और ये a2, a2। तो ऐसे दोस्तों को बोलते हैं आइसोटोप। जब भी आइसोटोप लिखने के लिए आएगा तो लिखोगे सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर मतलब Z, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास मतलब ए डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर जो क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे दोस्तों को बोलते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं आइसोटोप। टोप 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 है बेटा, टोप टॉप पे जो है वो डिफरेंट होगा। आइसोटोप है बेटा, टोप, तो टॉप पे जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइसोबार की बात करते हैं तो आइसोबार में क्या होता है बेटा, आइसोबार में क्या होता है कि मास नंबर सेम रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा। ये देखो आइसोबार में मान लो ये x और ये y है, मास नंबर सेम है बेटा, लेकिन बार है, बार 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 देखो, हजार बार देखो, देखो तो आइसो बार है बेटा, और बार मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो बार मतलब ये Z1 है और ये क्या है, Z2 है। तो कह रहा है कि सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, मास नंबर मतलब वही A, बट डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखे, टॉप मतलब टॉप वाला डिफरेंट होगा, बार मतलब बार वाला डिफरेंट होगा, बार मतलब नीचे वाला डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा आइसोटोन की बात करते हैं। अब ये दो दोस्तों की ऐसी जोड़ी है जिनमें हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन से मतलब है। अगर दो एटम है, उनका न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो वो हो जाएंगे क्या, आइसोटोन। टोन 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 क्या होंगे बेटा, आइसोटोन टोन टोन। देखो ये x है और ये y है, ये हो जाएगा Z1 और ये हो गया A1, ये हो गया Z2 और ये हो गया A2। तो कह रहा है कि A1 माइनस Z1, A1 माइनस Z1 इज इक्वल टू A2 माइनस Z2। इसका मतलब हो गया कि सेम सेम न्यूक्लियर, सॉरी सेम न्यूट्रॉन, सेम न्यूट्रॉन, सेम न्यूट्रॉन। ठीक है, अब और चीजों के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा, इसको बोलते हैं आइसोटोन, आइसोटोन टोन। अब बात करते हैं न्यूक्लियाइड क्या होता है। देखो कुछ टर्म्स है, ये हमें बस जानना है। यहां से कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा कुछ चांस नहीं है, लेकिन जैसे कभी बोल दिया क्वेश्चन में, बोल दिया न्यूक्लियाइड, तो ये क्या, न्यूक्लियाइड कभी सुने ही नहीं। तो न्यूक्लियाइड होता है न्यूक्लियस के पूरे पार्ट को, न्यूक्लियस के पूरे कॉन्स्टिट्यूंट को मिला के, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबको मिला के पूरे न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियाइड, पूरे न्यूक्लियस को। पूरे, बेटा देखो मेरा स्पेलिंग तो गलत हो जाएगा क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, इंग्लिश में बहुत वीक हूँ बेटा। पूरे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं एक साथ, न्यूक्लाइड। पूरे न्यूक्लियस को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लाइड। ओके, अच्छा अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो तो कुछ क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 64 एंड 128।
क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से देख, ध्यान से देख, क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी of two nuclei having a mass number 64 and 124. चलो जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। चलो, क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या इसका आंसर? ये है, ये है, ये है, ये है। इसका आंसर होगा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरी, इसका आंसर होगा ए, डी डी डी। कैसे भाई? एक बात बताओ, अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बताया हूं कि डेंसिटी जो है एटम का, वो कभी भी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कभी भी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब सबका डेंसिटी सेम होगा, और अगर चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर डेंसिटी सेम है तो उनका रेशियो क्या होगा? 1 होगा। ये है सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ 27 इन 11 x न्यूक्लियस इज r। इसका रेडियस दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट विल बी। चलो, इसके न्यूक्लियस का रेडियस दिया हुआ है r, इसके न्यूक्लियस का रेडियस पूछ रहा है। पॉज करो वीडियो को और जल्दी सॉल्व करो बेटा, जल्दी से, ईमानदारी से। सबको नीट जेई का कसम है, बोर्ड का भी कसम है, ईमानदारी से सॉल्व करो पहले। चलो ठीक है, तो आशा करता हूं ईमानदारी से गलत ही सॉल्व किए होगे, लेकिन एक बार कोशिश जरूर किए होगे। गलत ही सॉल्व करो बेटा, लेकिन कोशिश जरूर करो ईमानदारी से। ठीक है, चलो आगे देखो, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि ऐसे देखो, हम लोग ये पढ़े क्या अभी, R1, मान लो इसका रेडियस R है, हमने पढ़ा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 के पावर 1/3। ये तो पढ़ा है ना, A1 अपॉन A2 के पावर 1/3, ये तो पढ़ा है। तो R1 कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ है, तो R लिख लो, और इसको क्या मान लो? R डैश इज इक्वल टू A1 कितना है भाई? 27। A1 कितना है? 27, और A2 कितना है? 125 के पावर 1/3। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करके देखें तो 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा R अपॉन R डैश इज इक्वल टू 3/5। तो R डैश कितना आएगा लाल? R डैश आ जाएगा 5, 5 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5R/3, 5R/3। कौन सा ऑप्शन है देखो तो? 5R/3। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रूव द न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। प्रूव दैट द न्यूक्लियस डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल। 2 मार्क्स का है बेटा, 2 मार्क्स का है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करेंगे R इक्वल टू R0 A के पावर 1/3। फिर क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब को यहां से क्यूब करोगे तो R0 का क्यूब इंटू A। ये क्या आया? ये V आ गया। मास हमें पता है, मास हो जाएगा, अगर कोई एटम ऐसा लिखा हुआ है तो मास हो जाएगा A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमें डेंसिटी निकालना है भाई, तो डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A से A को काटो, और ये बेटा क्या है? ये क्या है? ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। यहां से प्रूफ होता है कि डेंसिटी किसी भी एटम के लिए कांस्टेंट होगा। आया? चलो सबको प्रसाद बांट रहे हैं, तो बड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द न्यूक्लियस रेडियस, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 125 Fe if that 27 Al is 3.5 fermi meter।
ठीक है, एल्युमिनियम का रेडियस दिया हुआ है और फेरस मतलब ये आयरन का रेडियस पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है बेटा, तुम्हें पता है R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 के पावर 1/3। हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो, अब देखो, तो तुम्हें पता यहां पर ये रेडियस, ये किसका रेडियस मान लो, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का, तो रेडियस ऑफ एल्युमिनियम अपॉन रेडियस ऑफ फेरस इज इक्वल टू मास ऑफ एल्युमिनियम बताओ 27, मास ऑफ एल्युमिनियम बताओ 27, ठीक है, और इसका बताओ 125 की पावर 1/3, और इसका रेडियस दिया हुआ है बेटा 3.6, तो लिख दो 3.6 डिवाइड बाई आर एफ ई इज इक्वल टू, जल्दी से इसका क्यूब रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 3/5, है ना। मेरा मैथ्स बहुत वीक है, देख लेना। अब देखो यहां से आर एफ ई कितना आएगा तो बताओ, आर एफ ई हो जाएगा, ये 5 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, 3.6 डिवाइड बाई 3 इंटू 5। तो अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से 3 को काट दिए बेटा, कितना आ गया 0.6 इंटू 5। मैं बोला था ध्यान देना, सही है क्या। बहुत लोग को मैंने देखा है इसको सही कर देते हैं बेवकूफों। देखो कितना आएगा बताओ, तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा लगभग लगभग 6 फर्मी मीटर, 6 फर्मी मीटर, 6 फर्मी मीटर। ओके चलो, तो यहां तक अब हम लोग जो है, ये एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या कह रहा है देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। अब इसको हमें कराने का जरूरत नहीं है भाई, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आइसोटोप और आइसोबार, टोप 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 मतलब टॉप वाला डिफरेंट होगा, टॉप वाला डिफरेंट होगा मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। आइसोबार, आइसोबार का मतलब हो गया बेटा नीचे वाला डिफरेंट होगा, और नीचे वाला डिफरेंट होगा तो क्या डिफरेंट हो जाएगा, जेड डिफरेंट हो जाएगा, और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, टू न्यूक्लियस हैविंग अ डिफरेंट मास नंबर A1 एंड A2 आर दीज न्यूक्लियस नेसेसरली द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट। फिर से सुनो, पहले खुद पढ़ो, सोचो, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना, पहले पॉज करके खुद सोचो, ठीक है। सोच लिए, जल्दी सोचो। Two nucleus have different mass A1 A2 are these nuclei necessarily isotope of the same element। भाई दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं, दोनों का मास नंबर अलग अलग है, क्या जरूरी है कि वो, जरूरी है कि वो आइसोटोप होंगे। अगर सोचो एक एलिमेंट है x और दूसरा एलिमेंट है x, यहां पर A1 यहां पर A2 होगा तो ये आइसोटोप हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एक एलिमेंट हो x और एक एलिमेंट हो y, इसका इसका मास नंबर A1 और इसका मास नंबर A2 हो, ये भी तो पॉसिबल है। ये भी तो पॉसिबल है बेटा कि जैसे मान लो कि C12 है, C12 है और C14 है, ठीक है, तो ये तो आइसोटोप हुए ना, सॉरी C12, हाँ ठीक है, मास नंबर सॉरी अलग अलग होना चाहिए, C12 और C14 ये तो आइसोटोप हो गए बेटा। आइसोटोप कैसे हो गए, एक मिनट, वेट वेट, हाँ ठीक है, मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये क्या हो गए आइसोटोप। आइसोटोप में टॉप वाले डिफरेंट हो गए। देखो अब क्या होगा बेटा, अगर मैं बोलूं कि एक कार्बन है, एक कार्बन है देखो, और एक नाइट्रोजन है, हम्म 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 देखो ऑक्सीजन है 16 है और ये 8 है, बेटा अभी भी देखो तो क्या ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, लेकिन ये आइसोटोप नहीं है। आइसोटोप के लिए एक कंडीशन और है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, जबकि यहां पे एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। तो क्या कह रहा है कि टू न्यूक्लियाई हैविंग अ डिफरेंट मास नंबर A1 A2, टू न्यूक्लियाई हैविंग अ डिफरेंट मास नंबर A1 A2, ठीक है, आर दीज न्यूक्लियस नेसेसरली द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट। ये आइसोटोप हो भी सकते हैं और आइसोटोप नहीं भी हो सकते हैं, वो अलग अलग एलिमेंट्स है बेटा, ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है। नो नो
और एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोलोगे कि भाई ये दो एटम है, ये दोनों आइसोटोप है, लेकिन ये दोनों एटम आइसोटोप नहीं है, जबकि इनका मास नंबर अलग अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो फाइनली क्या कह रहा है, हाउ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। हाउ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइन किया गया, तो क्या बोलोगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से क्या डिसाइड किया, कैसे एक्सपेरिमेंटली किया गया, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, राइट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड मास नंबर, ये तो बहुत अलग पूछ लिया बेटा, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि r इज प्रोपोर्शनल टू a के पावर 1/3, सो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, ये भी मैंने नहीं बताया, है ना। तो ये कर लोगे बेटा दोनों, ये जहां से मैंने बताया सारी चीजें वही सॉल्व करना है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली, हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली, कौन सा हो जाएगा, रदरफोर्ड, क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल से। राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो r इज प्रोपोर्शनल टू a के पावर 1/3, प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। बेटा ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा। अब जो है यहीं तक इसको रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं, कैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपल्सन के बावजूद एक साथ रहते हैं, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा आइंस्टाइन की थ्योरी भी पढ़ेंगे, E इज इक्वल टू mc²। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे कि फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स कैसे लगता है, किस तरीके का फोर्स होता है। इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए, अगले एपिसोड में मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा फिर हम सारे PYQs करेंगे, नीट के PYQs करेंगे और जेई के PYQs करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीटली। इसी तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर्स में सबसे पहले हम लोग मॉडर्न को कंप्लीट करेंगे, और फिर जो बच्चे बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं उनको फिर हम लोग स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी डेरिवेशंस हैं, ये विद इन 30 डेज इसको हमें कंप्लीट कराना है। ठीक है, विद इन 30 डेज इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले हमारा प्रेफरेंस रहेगा मॉडर्न का, सबसे पहले हमारा प्रेफरेंस रहेगा मॉडर्न का, फिर हमारा प्रेफरेंस रहेगा मॉडर्न के बाद इलेक्ट्रो से लेकर वेव ऑप्टिक्स तक के सारे डेरिवेशन और PYQs, उनका पूरा डेरिवेशन, जो भी डेरिवेशन उनमें अवेलेबल है वो डेरिवेशन प्लस में उनका रिवीजन और उसके साथ साथ PYQs करना। तो बच्चों जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक नीट का एग्जाम नहीं होता है, मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस ड्रॉप करो। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरीके से और क्या क्या चाहिए, किस तरीके से तुम्हें अरेंज वेज में क्या नीड है, किस चीज की जरूरत है, वो सब कमेंट करो। ठीक है बेटा, मैं हर एक कोशिश करूंगा अच्छा सा अच्छा, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस सॉल्व कराने का, चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे वो जेई के लिए हो, चाहे वो बोर्ड के लिए हो। ठीक है, तो ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आए कांटेक्ट करो। ठीक है, चलो बेटा, ओके, थैंक यू।